नमस्कार, दिस अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर हमारा था जलवायु का छत्तीसगढ़ में, है ना। छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी चल रहा था हमारा, जलवायु था। हमने कंप्लीट देख लिया, पानी कैसे गिरता है, कहाँ गिर रहा है, हवाएं कहाँ कहाँ से आती हैं, किस दिशा से आएंगी, है ना। देखिए, बेसिक अगर क्लियर है ना, तो फिर दिक्कत नहीं होता क्वेश्चन बनाने में। लेकिन अगर बेसिक कमजोर है तो फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। अगर आप रट के पढ़ोगे तो क्या थोड़ी सी चीज़ चेंज करेगा, आप समझ नहीं पाओगे, क्वेश्चन गलत करके आओगे। लेकिन अगर आपने समझ के पढ़ा है तो वो कहीं भी घुमाता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्वेश्चन बना के आएंगे, है ना। इसलिए चीज़ों को समझना है। ठीक, इसीलिए हमने जलवायु को ड्राइंग बना के, हर हवा को देख के, कहाँ से हवा आ रही है, मानसूनी हवा कहाँ कहाँ से प्रवेश होती है छत्तीसगढ़ में, सब कुछ को देखा हुआ है ना। चलिए, आज हम देखेंगे वनस्पति। जो वनस्पति का सीधा सा संबंध है मानसून से। जहाँ ज़्यादा पानी गिरता है की जो वनस्पति होती है वो दूसरे प्रकार की होती है, जहाँ कम पानी गिरता है वहाँ वनस्पति दूसरे प्रकार की होती है। तो छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो वनस्पति मुख्य रूप से दो प्रकार में डिवाइड है। कौन कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि छत्तीसगढ़ उष्ण कटिबंध में आता है। आर्द्र पर्णपाती वनस्पति और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति। यह दो प्रकार की वनस्पति है ना। एक है लगभग 47.5% के आसपास और ये भी है लगभग 51.6% के आसपास। टोटल वनस्पति को हम डिवाइड कर दे तो इतना परसेंट लगभग इन लोग का आता है। देखिए, छत्तीसगढ़ छोटा सा ड्राइंग देखते हैं। मानसून पढ़े आप लोग तो आप लोग जल्दी क्लियर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में हमने देखा था जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है और ये वाला रीजन है, यहाँ पे वर्षा अधिकतम होती है ना। अगर देखा जाए तो इस एरिया की वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति है, जो आर्द्र है, यह डोनेट करता है कि यहाँ पे ज़्यादा वर्षा, मतलब यहाँ पे जो पानी की अधिकता ज़्यादा थी, इसलिए वनस्पति वहाँ पे उत्पन्न होती है, मतलब वहाँ पे उत्पन्न हुई उन वनस्पतियों को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो ऐसी वनस्पति यहाँ है हमारे पास, यहाँ जिसमें साल भागवल मुख्य रूप से आते हैं। मुख्य रूप से कौन से वन आते हैं? साल वन आते हैं। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति का छत्तीसगढ़ में विस्तार है तो आपको रीजन दे तो आप समझ सकते हो आप कि कहाँ कहाँ होगा। जो भी हमने बारिश देखी है, जहाँ भी बारिश हमें 1500 सेंटीमीटर से ऊपर दिखती है या 1500 mm से ऊपर दिखती है या 200 सेंटीमीटर से ऊपर दिखती है, तो वहाँ पे जो वनस्पति होगी वो आर्द्र पर्णपाती वनस्पति होगी। ठीक, जो आर्द्रता शब्द है यह दिखाता है, यह प्रदर्शित करता है कि उस एरिया में पानी की उपलब्धता ज़्यादा है। तो यहाँ की वनस्पति में थोड़ा सा इस वनस्पति से डिफरेंस रहता है। देखिए, यहाँ की वनस्पति रहेगी ऐसे सीधे लंबी लंबी रहेगी, इसमें शाखाएं कम रहेंगी और ये बहुत लंबे लंबे पेड़ रहेंगे, 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर तक ऊपर, है ना, और भी अधिक ऊपर। और ये पास पास रहते हैं, सघन होती है बहुत, क्योंकि पानी की उपलब्धता है, पानी की कमी नहीं है, पास पास में भी पर्याप्त पानी मिल जाता है, पेड़ पर्याप्त उससे पास पास रहते हैं। लेकिन बहुत घने होने के कारण सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती और इसी सूरज की रोशनी को पाने के लिए इनकी हाइट क्या हो जाती है, एकदम से सीधे तेजी से बढ़ते हैं, शाखाएं नहीं होती, कम होती है। ठीक, जब हम उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति में जाएंगे तो हमारे पास ये क्षेत्र पूरा आ जाएगा, है ना। ये पूरा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति का क्षेत्र है, जहां हमने देखा है कि पानी कम गिरता है या 70 से 100 सेंटीमीटर के मध्य गिरता है। यहाँ की वनस्पति कैसी होगी? यहाँ की वनस्पति होगी थोड़ा सा हाइट में कम, छोटी होगी, बहुत सारी शाखाएं होंगी, है ना, और पेड़ों में पर्याप्त दूरी होगी। ठीक, ऐसे ऐसे शाखाएं होंगी खूब सारी
और दो पेड़ों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस भी रहेगा। ठीक, ऐसी जगह जीवों को रहने के लिए बहुत अच्छी रहती है क्योंकि उनको घूमने फिरने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। ठीक, अगर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति में उदाहरण देखें तो हमारे पास आते हैं साल, सागौन, और इधर शुष्क पर्णपाती में जाएंगे तो जो नीम हो गया, बबूल हो गया, है ना, खैर के वृक्ष हो गए, ये सब शुष्क पर्णपाती वनस्पति में जाते हैं। ठीक, इसके बाद अरे यार चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद वनस्पति का एक प्रशासनिक वर्गीकरण भी है जो छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा किया गया है। इसमें वनस्पति को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से वो 3 पार्ट हैं? आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले तो आरक्षित, देखिए आरक्षित वन वो वन होते हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार की गतिविधि प्रतिबंधित रहती है, ना पेड़ काट सकते हैं, ना कि आप ये गाय वाय चरा सकते हैं, कुछ भी नहीं, केवल शोध कार्य हो सकते हैं, है ना। ज़्यादातर जो हमारे आपके नेशनल पार्क होते हैं वो आरक्षित जो जगह है, वन क्षेत्र है, उसके अंतर्गत आ जाते हैं। संरक्षित में कुछ चीज़ें अलाउ रहती हैं, ठीक, जैसे आप गाय बैलों को चरा सकते हो पर पेड़ नहीं काट सकते, ठीक, मतलब बहुत लिमिटेड चीज़ें अलाउ रहेंगी। ठीक, और अवर्गीकृत में ओपन रहेगा, पेड़ की कटाई भी कर सकते हो, वन जीव पर सारे काम आप कर सकते हो वहाँ पे। ठीक, ये 3 वर्गीकरण है। तीनों वर्गीकरण को याद रखिएगा। तीनों वर्गीकरण में हम देख लेते हैं किस वन का कितना एरिया छत्तीसगढ़ में है, ठीक, कितना परसेंट है और कितना एरिया है। तो आरक्षित है लगभग 25,782.17 करीब, ठीक, 82.17 किलोमीटर वर्ग, 43.13%, कितना है? 43.13% है टोटल वनस्पति का, ठीक, वनस्पति में निकाल रहे हैं। ठीक, फिर 24,036 वर्ग किलोमीटर, 24,036.1 किलोमीटर वर्ग, और यह लगभग 40.22%। ठीक, और जो अवर्गीकृत बचा वो बचा है आपका 9954.13% किलोमीटर वर्ग, और जो परसेंट बचा है वो 16.65%। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ का जो टोटल एरिया है, ठीक, ये करीब है, मतलब जो टोटल एरिया 1,35,000 वर्ग किलोमीटर है, उसका लगभग 44.21% क्या है? वन क्षेत्र है ना, वन क्षेत्रफल है। वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है वो भारत में किस पोजीशन पे? 3rd पोजीशन पे है। देखिए वन क्षेत्रफल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वन आवरण और एक होता है वृक्ष आवरण। ठीक, वन आवरण मतलब जो वन होते हैं, वृक्ष आवरण जो आप देखोगे कहीं कहीं जैसे गार्डन लगा देते हैं, वहाँ वृक्ष जनरेट कर लिए, है ना, वृक्षों का उत्पादन कर लिए, मतलब लगा लिए, छोटे छोटे जंगल अलग से बना लिए। तो इस प्रकार में जो वृक्ष आवरण में जो आते हैं, ठीक, तो देखिए वृक्ष आवरण छत्तीसगढ़ में 5,355 वर्ग किलोमीटर लगभग, और ये है लगभग 3.96% टोटल का। और जो वन आवरण है आपका टोटल है, वो वन आवरण है वो है 55,717, है ना, किलोमीटर वर्ग, जो है आपका लगभग 41 आपका है कितना? 41.21%। टोटल आपका वृक्ष आवरण पूछे 44.21%। छत्तीसगढ़ की टोटल भूमि का 44.21% है आपका वन वृक्ष आवरण। ठीक, मतलब वन क्षेत्रफल, सॉरी वन क्षेत्रफल।
इस वन क्षेत्रफल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है वन आवरण और एक होता है वृक्ष आवरण। वन आवरण वह जगह है जहाँ फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगली क्षेत्र में वन आवरण के, और जो आपके जो गार्डन वार्डन जैसे जाते हैं देखते हो ना, वो आते हैं वृक्ष आवरण में। तो वन आवरण टोटल है आपका 55,717 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण है आपका 53,553.96। टोटल जो आता है 59,772 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल है आपके पास छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल। ठीक, इस आंकड़ों को भी ध्यान रखिएगा, कहीं यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ठीक, इसके बाद इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत में ऐसी जगह जहाँ पे ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और ऐसी जगह जहाँ पे है सबसे कम पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा आरक्षित वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं दंतेवाड़ा में, सबसे कम पाया जाता है कोरबा में। ठीक, संरक्षित सबसे ज्यादा पाया जाता है सरगुजा में और सबसे कम पाया जाता है आपका क्या बोलते हैं जांजगीर चांपा में। अवर्गीकृत सबसे ज्यादा पाया जाता है दंतेवाड़ा में और सबसे कम पाया जाता है आपका धमतरी में। ठीक, ये तीन कैटेगरी को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, देश का 7.8% जो वन है वह पाया जाता है हमारे पास छत्तीसगढ़ में। ठीक, ये कुछ आंकड़े हैं जो हर एग्जाम में आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक ना, चलिए अब हम देख रहे हैं वनों के प्रकार के आधार पे वर्गीकरण। किसके आधार पे? वनों के प्रकार के आधार पे। ठीक, देखिए इसमें हमारे पास है 3 वन जो मेजर पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं अपन, 3 टेबल बनाइए, मिश्रित वन, साल वन और सागौन वन, इन्हीं 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक, सर्वाधिक पाए जाते हैं मिश्रित वन पाए जाते हैं लगभग 43.5%। साल वन पाया जाता है 40.5% के आसपास और जो सागौन वन है वो पाया जाता है लगभग 9.4%। इसके बाद अदर आता है। ठीक, अदर आपको याद करने की जरूरत नहीं, फिर भी आप ध्यान रखिए 6.5% के आसपास अदर वन पाए जाते हैं। इसके एरिया को एक बार देख लेते हैं। जो मिश्रित वन है इसका टोटल एरिया जो है वो है 26,000 किलोमीटर वर्ग का। ठीक, साल वन का एरिया है 24,244.8 किलोमीटर वर्ग का और जो सागौन वन है उसका है 1% किलोमीटर वर्ग। ठीक, इतना अदर का भी देखना है तो अदर है आपका 3876। ये 3 प्रकार के एक और कैटेगरी है जहाँ ये 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक, एक जगह का नाम याद रखिए, 2 जगह बताता हूँ तो बहुत ध्यान से याद रखिएगा। आर्द्र सागौन। ठीक, आर्द्र सागौन पाया जाता है आपका डोंगरगढ़ के पास और खैरागढ़ के पास। ठीक, आर्द्र सागौन कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? डोंगरगढ़ और खैरागढ़ के पास आपके पाए जाते हैं आर्द्र सागौन। देखिए इसमें ज़्यादातर आंकड़े हैं। ठीक ना, और आंकड़े तो ऐसे ही रखने पड़ेंगे, है ना। आंकड़ों का रखने का एक ही तरीका है कि आप बार बार इसको क्या करें, पढ़े। हर 1-2 दिन में, 2-4 दिन, हफ्ते भर में कम से कम एक रिवीजन मारे। चलिए एक और वर्गीकरण देखते हैं, उसमें भी केवल आंकड़े ही हैं। चलिए एक और वर्गीकरण देखते हैं अपन। यह वर्गीकरण है ISFR जो रिपोर्ट आती है वन विभाग की। ठीक, उसके आधार पे। ठीक, जो ISFR रिपोर्ट है आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट लेटेस्ट जो, उसके आधार पे है। इसके आधार पे 3 प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है। एक है अत्यंत घना, अत्यंत सघन या अत्यंत घना लिख लीजिए, फिर है सामान्य घना और फिर है आपका खुला। ठीक, छत्तीसगढ़ का जो टोटल एरिया है उसका 7068 जो वन एरिया है उसका ना
3279 वर्ग किलोमीटर और 16370 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में इसको देखेंगे तो ये है 5.23%, ये है 23.87% और ये है आपका 12.11%। ठीक, मैक्सिमम और इसमें भी मिनिमम दो कैटेगरी बनेगी। ठीक, मैक्सिमम जो है ना, ये है आपका बीजापुर में, सरगुजा में, टोटल एरिया इसके हिसाब से है 55717, 41.21%। यहाँ पे जो वृक्ष आवरण है उसको नहीं लिया गया है। ठीक, किसको नहीं लिया गया? वृक्ष आवरण को। और यहाँ जो मिनिमम है यह है आपका जांजगीर चांपा में, सभी जगह जांजगीर चांपा। ठीक, तो यह जो वर्गीकरण है यह ISFR रिपोर्ट में दिखाया गया है। ठीक, जिसमें वनों को 3 पार्ट में बांटा गया है: अत्यंत सघन, सामान्य घना और आपका खुला क्षेत्र। कि ये आपका किलोमीटर वर्ग में क्षेत्रफल है। ठीक, जो छत्तीसगढ़ का वन आवरण क्षेत्र है उसका परसेंटेज, मतलब इसके परसेंटेज का दिया गया है। इसका 5.23%, 7068 वर्ग किलोमीटर है आपका अत्यंत घना। इसका 23.87% अर्थात 32,279 किलोमीटर है आपका इसका सामान्य घना में। और इसका 12% लगभग 16,370 वर्ग किलोमीटर है खुला क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? अगर आपका पूछा जाए, अत्यंत घना है बीजापुर में, सामान्य घना है सरगुजा में और खुला है आपका सरगुजा में। सबसे कम कौन कहाँ पे है? सबसे कम है जांजगीर चांपा में। अगर ISFR की रिपोर्ट देखी जाए तो पिछली रिपोर्ट 2019 और 2021 की रिपोर्ट में फर्क क्या आया है? 2021 की रिपोर्ट में उसमें जो वन वृद्धि दिखाई गई है छत्तीसगढ़ में वह हुई है 0.19%। मतलब इन 2 सालों में छत्तीसगढ़ में जो वनों में वृद्धि हुई है 0.19% की हुई है। ठीक, छत्तीसगढ़ वनों को जब पढ़ रहे हैं तो हमको इसमें बांस को अलग से थोड़ा सा पढ़ना है। चलिए, तो बेटा ये जो वनस्पति वाला हिस्सा है ना, ये इसमें ज़्यादातर आंकड़े ही है ना। आपको आंकड़े याद होने चाहिए और क्वेश्चन भी ज़्यादातर वहीं से पूछता है। ठीक ना, तो अपन देखते हैं बांस को। देखिए, बांस है छत्तीसगढ़ में 6,556 वर्ग किलोमीटर में, किलोमीटर वर्ग में। ठीक, 11% बांस पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। सर्वाधिक बांस है जो वो लाठी बांस पाया जाता है। और सरगुजा की तरफ जो बांस पाया जाता है उसका नाम है कटंग। जो कटंग है वह सरगुजा की तरफ पाया जाने वाला बांस है। लाठी बांस मैक्सिमम पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो सरगुजा में जो बांस की प्रजाति होती है उसका नाम क्या है? कटंग बांस है। ठीक, चलिए चलिए, ये हुआ कुल आपका वनों का वर्गीकरण। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में जो वन विभाग है, टोटल वन है, उसको कैसे बांटा गया है, उसके अंतर्गत उपमंडल कौन से हैं, मंडल कौन से है ना, इसको देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होता है। तो जो छत्तीसगढ़ वन विभाग है वो आपको पता होगा वन को क्या वन वृत्तों में बांटा जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ में इसको 2 पार्ट करते हैं। हम देखते हैं वन विभाग की इकाई। इसको 2 पार्ट करते हैं। एक आता है आपका क्षेत्रीय वन वृत्त
और एक आता है आपका कार्य आयोजन वन वृत्त। इसको ऐसा वर्गीकरण इसलिए किया जाता है कि काम बराबर बंट सके, है ना, मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो सके, तो सभी जगहों पे क्या है प्रॉपर जो योजनाएं हैं उसको संचालित किया जा सके, नज़र प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके, है ना, कोई क्षेत्र पीछा ना छूट जाए। तो क्षेत्रीय वन वृत्तों की जो संख्या है छत्तीसगढ़ में वो टोटल है 6। ठीक, कार्य आयोजन वन वृत्त है 1। क्षेत्रीय वन वृत्त में कौन कौन से आते हैं, चलिए देखते हैं, ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये है टोटल 6 क्षेत्रीय वन वृत्त। इसमें डालते हैं अपन बिलासपुर, ठीक, जगदलपुर। जो क्रम लिख रहा हूं ना इसी क्रम को फॉलो कीजिएगा तो आपको आसानी से याद होगा, क्योंकि आगे इसको याद भी करना है। सरगुजा, ठीक, रायपुर, कांकेर और दुर्ग, ये 6 वन वृत्त आते हैं आपके छत्तीसगढ़ में जो वनों का विभाजन किया गया, जिसके वन अंतर्गत जिसके वन अंतर्गत आते हैं, तो प्रशासनिक विभाजन है। ठीक, इन वृत्तों की जो ये क्रम है इसको याद रखिए, क्योंकि ये घटते हुए क्रम में है। मतलब सर्वाधिक एरिया किसमें है, बिलासपुर वन वृत्त के पास है, और यह है आपका 13,420 वर्ग किलोमीटर का। फिर जगदलपुर के पास है 13,286 वर्ग किलोमीटर का। सरगुजा के पास है 10,667 वर्ग किलोमीटर का। रायपुर के पास है 8,641 वर्ग किलोमीटर का। कांकेर के पास है 8,201 वर्ग किलोमीटर का। और दुर्ग के पास है 5,555 वर्ग किलोमीटर का। यह है एरिया जो इन वन वृत्तों के अंतर्गत आते हैं। हर वन वृत्त के अंतर्गत वन मंडल आते हैं। ठीक, तो देखते हैं किस वन वृत्त के अंदर कितने वन मंडल आते हैं। बिलासपुर के अंतर्गत आते हैं 9 वन मंडल। जगदलपुर के अंतर्गत आते हैं 5 वन मंडल। ठीक, सरगुजा के अंतर्गत आता है 6 वन मंडल। फिर रायपुर के अंतर्गत आता है 5 वन मंडल। कांकेर के अंतर्गत आता है 6 वन मंडल। और दुर्ग के अंतर्गत आता है फिर आपका 5 वन मंडल। तो कितने हुए टोटल, 9 5 14 6 20 20 5 5 10 30 36, टोटल 36 वन मंडल हैं। इस आंकड़े को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी बुकों में यह दूसरा मिलेगा। ठीक, बस गवर्नमेंट इसको ऑथेंटिकेट करता है। यह छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो वन विभाग की रिपोर्ट है 22-23 की रिपोर्ट है, एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट है कि छत्तीसगढ़ में वन मंडलों की संख्या कितनी है आपकी 36 है। इसलिए इसको एकदम से ध्यान में रखिएगा। कार्य आयोजन वन मंडल वन वृत्त हैं जो 1 है, इसे बोला जाता है बिलासपुर और रायपुर वन मंडल। इसके अंतर्गत 6 वन मंडल आते हैं। अगर इसके अंतर्गत कौन कौन से वन मंडल आते हैं देखा जाए तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, कांकेर, जगदलपुर। ठीक, मतलब देखिए कार्य आयोजन वन वृत्त के अंतर्गत कितने 6 वन वृत्त आ रहे हैं। ये जितने हमने वन वृत्त देखा यही आपके कार्य आयोजन वन वृत्त बिलासपुर व रायपुर के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, चलिए कुछ सिंगल लाइनर देखते हैं क्वेश्चन। अगर सर्वाधिक वन क्षेत्र हम प्रतिशत में देखें तो वो आता है बीजापुर में, और न्यूनतम आता है दुर्ग में, परसेंटेज में, है ना। परसेंटेज में अगर हम सर्वाधिक वन क्षेत्र देखें तो कहाँ जाता है बीजापुर में, और सबसे जो कम है वह आता है आपका दुर्ग में। ठीक, तो आपको इन इकाइयों को याद रखना है। देखिए इसके आगे और भी है, वन वृत्त है, वन मंडल है, फिर उपवन मंडल है, फिर आपके बीच तक जाता है, पर क्वेश्चन यहाँ तक हो जाते हैं ना। और जब आप आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे
हम लोग उसको पढ़ाएंगे तो उसमें और भी डिटेल देखेंगे, जो उसमें आपको टोटल कितने वन मंडल है, फिर वन वृत्त में कितने वृत्त हैं, उसके अंदर जो गीत हैं वो कितने हैं, उसमें सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। अभी हम भौगोलिक देख रहे हैं तो उसके हिसाब से ही चल रहा है। ठीक, चलिए चलिए आगे है हमारे पास ये तो आपको हो चुका है। अब हम नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों पे। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभ्यारण्य कहाँ है, कब बने हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें, तो लोकेशन क्या है और कब बने, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, और कुछ विशेष जीव जंतु जो यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक ना। उसके बाद हम देखेंगे आर्थिक समीक्षा के कुछ इम्पोर्टेंट आंकड़े जो हमको जरूरत पड़ेंगे एग्जाम में। चलिए देखिए, हम देख रहे हैं नक्शे से चालू करेंगे हम। ठीक, चलो देखिए छत्तीसगढ़ में जो टोटल राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, है ना, इनकी संख्या है 3। पहले इन्हीं तीनों को हम देख लेते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं, ये 3 हैं, इंद्रावती, कांगेर घाटी, रास्ता गुरु घासीदास, 3 नेशनल पार्क हैं। इसमें इंद्रावती से चालू करते पर देखिए, आपको इसको याद रखने का तरीका सबसे अच्छा है कि आप मैप में ऐसे डिजाइन कीजिए, जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट डेट है उसको यहीं पे लिखिए इसके नीचे। ठीक, और अब अभ्यारण्य भी जब हम ड्रा करेंगे तो इसी में करेंगे, तो आप एक ही मैप में आपका ये पार्क प्लस अभ्यारण्य प्लस उसमें अगर कुछ परियोजनाएं जो चालू हो रही उसको भी ऐड करेंगे, तो एक ही मैप में आपका पूरा वन्यजीव जो अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, और वन्यजीव वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इंद्रावती को देखते हैं। पहले इंद्रावती की स्थापना की गई थी 1978 में। कब की गई थी? 1978 में। ये इसका जो क्षेत्र है वह है 1258 वर्ग किलोमीटर का। इसका क्षेत्र है 1258 वर्ग किलोमीटर का। 1983 में इसे पहली बार टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कब रिजर्व घोषित किया गया? 1983 में TR टाइगर रिजर्व बनाया गया। ठीक, घोषित किया गया था। बना है यह 2009 में। ठीक, 2009 में टाइगर रिजर्व हो गया। घोषित 83 में किया गया था, फिर आगे जाकर 2009 में से इसका पूरा एस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट होता है। ठीक, इंद्रावती के बारे में आपको इतना जानना है। अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, इंद्रावती जो लोकेशन है वह है बीजापुर, 1258 वर्ग किलोमीटर में है। टाइगर रिजर्व है तो यहाँ शेर पाए जाते हैं, इसके अलावा नील गाय और जो सारे सामान्य जानवर है वो यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ जो नदी बहती है, नाम से कंफर्म हो रहा है आपको कि इंद्रावती नदी यहाँ से बहती है। यहीं पे एक ओपन गेम सेंचुरी है जिसे कुटरू कहा जाता है। कुटरू ओपन गेम सेंचुरी कहाँ पे? आपका इंद्रावती नेशनल पार्क में। ठीक, उसके बाद आते हैं अपन घासीदास में। घासीदास की स्थापना हुई 1981 में। 2001 में जब ये 2000 में चेंज हो गया आपका
छत्तीसगढ़ अलग हो गया मतलब 2000 में, तो इसका नाम पहले संजय गांधी था, फिर इसका नाम बदल के कर दिया गया घासीदास, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। 1441 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। ठीक, वर्तमान में इसे टाइगर रिजर्व के लिए अनुमति भी दी गई है। यदि सुने होंगे, अगर तो करंट देखे होंगे तो यहाँ पाए जाने वाले टाइगर, नीलगाय, जंगली कुत्ता और हिरण वरण ऐसे सामान्य रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ये क्या है, आपका नेशनल पार्क है। इसके बाद पहुँचते हैं कांगेर घाटी। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क, 200 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। सबसे छोटा है, लेकिन सबसे ज़्यादा विविधता यही पाई जाती है। अभी हाल ही में यहाँ पे माउस डियर देखने को मिला, आज ही कल की न्यूज़ थी। ठीक, माउस डियर एक दुर्लभ प्रजाति का जानवर है। ठीक, कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले यहाँ पे हमको भेड़िया देखने को मिला था। ठीक, वो भी यहाँ हमने को देखने को मिला। यहाँ पे उड़न गिलहरी भी पाई जाती है, रीसस बंदर भी पाया जाता है। ठीक, तो ये यहाँ की विशेषता हो गई, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। इसकी जो स्थापना हुई थी, यह हुई थी 1982 में। कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर ही भैंसाधरा नामक एक स्थान पाया जाता है। यह जो है स्थान, यहाँ प्राकृतिक रूप से क्या पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो मगरमच्छ का प्राकृतिक शरण स्थल है। कांगेर घाटी में ही हम जो आप ये पढ़ते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक, अरण्यक गुफा, डंडक गुफा, ये जितनी इधर की गुफाएं हैं, है ना, कुटुम्बसर गुफा, ये सब कांगेर घाटी नेशनल पार्क के एरिया में ही आती है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो अभी वर्तमान में जो संचालित है वो 3 है, एक प्रस्तावित है। ठीक, इसकी भी कुछ अनुमतियां मिल गई हैं, पर कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। तो कौन कौन से हैं, इंद्रावती है, उदयंती है और सीता नदी मिला के, और एक आपका अचानक मार्ग। ये तो 1983 में बना था, ये 2006 चालू काम हो गया 2009 और 2009 से। ठीक, इसको उनको ध्यान रखना है। ठीक, ये हो गया आपके राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं अभ्यारण्य। ठीक, आइए। देखिए अभ्यारण्य में, एक मिनट, अभ्यारण्य को आपको याद कैसे करना है, डेट वाइज याद करना है। ठीक, सबसे पहले आते हैं 1974 में। जो सबसे पहला जो अभ्यारण्य बना है वह बना है आपका सीता नदी अभ्यारण्य। ठीक, इधर धमतरी और इसका बॉर्डर पड़ेगा आपका गरियाबंद का, तो सीता नदी अभ्यारण्य बनेगा। ठीक, सबसे पहला अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ का। ठीक, सीता नदी, क्योंकि यहाँ सीता नाम की एक नदी बहती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सीता नदी पड़ा है। ठीक, 559 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है, 559 वर्ग किलोमीटर का। इसके बाद ध्यान रखिएगा 1974 में एक बना, 1975 में बने हैं 3। कैसे कैसे जाना है हमको, देखिए इसको याद करिए ऐसे। अचानक मार्ग ये वाला, यहाँ से जाइए ऐसे बादलखोल, फिर आइए ऐसा, अचानक मार्ग बादलखोल गोमर्दा, अचानक मार्ग बादलखोल गोमर्दा, अचानक मार्ग बादलखोल गोमर्दा। ठीक, यहाँ पे बन गया आपका सीता नदी, ये आपका अचानक मार्ग, इसके बाद जाइए यहाँ बादलखोल, और यहाँ पर गए गोमर्दा।
ठीक। अचानक मार्ग, बादल खोल, गोमार्गा, 3 बना है आपका 1975 में। तीनों की डेट एक साथ तो याद हो गई आपको, लोकेशन भी आप ऐसे ही याद करोगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। ठीक। अचानक मार है 552 किलोमीटर का, टाइगर रिजर्व भी है, तो यहाँ टाइगर भी पाए जाते हैं, यहाँ भालू पाया जाता है, और जो सामान्य जानवर है वो सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक। बादल खोल है आपका सबसे छोटा 105 वर्ग किलोमीटर का, और गोमर्दा है आपका लगभग 278 वर्ग किलोमीटर का। इसकी खासियत है सोन कुत्ता, एक प्रकार का जानवर है, कुत्ते की प्रजाति का है, वो पाया जाता है आपका गोमर्दा अभ्यारण्य में। ठीक। 75 के बाद आइए 1976, एक बना बरनवा पारा। ठीक। 1976 में कौन सा बना आपका? बरनवा पारा बना है, 245 वर्ग किलोमीटर का। इसकी खासियत है कि यहाँ पे बमलेश्वरी नदी, बलमदेई नदी पाई जाती। ठीक। इसी अभ्यारण्य से होके गुजरी है। तुतुरिया जो वाल्मीकि का आश्रम सुने होंगे अपन लोग, है ना, सुने हैं ना, वह इसी एरिया में पाया जाता है। तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि क्या क्या पाया जाता है। एक बलमदेई का बलमदेई नदी गुजरती है, दूसरा तुतुरिया आश्रम। फिर अगला डेट याद रखिए 1978, 2 कौन कौन से अगल बगल हैं? तमोल पिंगल और सेमरसोट। ठीक। कौन कौन से? तमोल पिंगल और सेमरसोट। तमोल पिंगल है 608 वर्ग किलोमीटर का, और सेमरसोट है 430 वर्ग किलोमीटर का। तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा आपका है वो है आपका तमोल पिंगल अभ्यारण्य। यह पाया जाएगा सूरजपुर में, इस एरिया में। हमें यहाँ से बलरामपुर चालू हो जाता है सूरजपुर में, और जो सेमरसोट है वह है आपका बलरामपुर में। बादल खोल है आपका जसपुर में। अचानक मार तो आपको चल गया मुंगेली में। बरनवा पारा को ध्यान रखिएगा, बलौदा बाजार लिखिएगा, ना कि महासमुंद, क्योंकि आंसर बलौदा बाजार ले चुका है। ठीक। बरनवा पारा आपको बलौदा बाजार रखना है। अचानक मार मुंगेली है, गोमर्दा रायगढ़ है। अब रायगढ़ में नहीं है, अब ये किसमें चला गया है? अब ये सारंगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिए चेंजेज हो रहा है सारंगढ़ में। ठीक। इंद्रावती बीजापुर में हो गया, कांगेर घाटी आपका बस्तर में। ठीक। 1978 के बाद अगली डेट आई है 1983। 83 में 3। ठीक। 83 में 3 उदयंती, भैरमगढ़ और पामेर। तो सीता नदी से ही, ये सीता नदी है, इससे लगा ही हुआ है उदयंती। तो उदयंती। ठीक। इंद्रावती यहाँ था, यहीं पे एक बन गया भैरमगढ़, और यहाँ पे एक बन गया आपका पामेर। ये तीनों बीजापुर में। किसमें? बीजापुर में तीनों के, ये दोनों भैरमगढ़ और पामेर। उदयंती तो आपका धमतरी और गरियाबंद वाला धमतरी ले लीजिएगा, सरायगढ़ तो। ठीक। उदयंती जो है वह बना है 230 वर्ग किलोमीटर में। ठीक। भैरमगढ़ है 139 में, और जो पामेर है वह है आपका लगभग 265 वर्ग किलोमीटर में। ठीक। लेकिन वर्ग किलोमीटर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह पूछता है सीक्वेंस में, है ना। जरूरी नहीं कि आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछे, आपको कोई भी चार्ट दे देगा और बोलेगा इनको क्या है, एरिया वाइज क्रम से जमाइए। तो आपको हर का एरिया पता होना चाहिए, लोकेशन तो पता होनी चाहिए, एरिया भी पता होना चाहिए आपको। ठीक। तो सीता नदी है, ये सोंढू नदी के किनारे है, सोंढू नदी में जाती है। ठीक। तो सीता नदी में ही सोंढू परियोजना है, उसकी लोकेशन भी सीता नदी ही आती है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आते हैं 2001 में, क्या नाम है तो, क्या तो बोलते हैं,
अरे यार कभी कभी नाम ऐसा मिस हो जाता है, याद ही नहीं आता क्या बोलते हैं उसको। हाँ, भोरमदेव अभ्यारण्य, ये आपका कवाधाम है, मुंगेली के नीचे आइए कवाधाम, भोरमदेव। ये छत्तीसगढ़ का नवीनतम अभ्यारण्य है, ठीक, और लगभग 163 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। तो ये टोटल 11 है। अच्छा, यहाँ पे एक तितली याद रखिएगा, ऑरेंज ऑकलीव, ऑरेंज ऑकलीव नाम की एक तितली पाई जाती है, जिसको 2021 में राष्ट्रीय तितली का दर्जा दिया गया है, ठीक। जो उदयंती अभ्यारण्य है, यह वन भैंसे के लिए काफ़ी फेमस है। करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक प्रोजेक्ट भी यहाँ पे संचालित है, ठीक। बरनवा पारा के लिए भी असम से एक जोड़ा वन भैंसा लाया जा रहा है, ठीक, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लाया गया था बरनवा पारा में बसाने के लिए। तो इतनी चीज़ें आपको अभ्यारण्य और इसमें याद रखना है, ठीक। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसको हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक। मतलब कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे पास, गजराज प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, भालू के ऊपर प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, लेमरू जो हमने सुन रहा था लेमरू बनने वाला है, अभी पता नहीं है, तो इसको अलग से देखेंगे कहाँ बनने वाला है, क्या क्या इसके अंतर्गत आएगा, ठीक। आर्थिक समीक्षा के कुछ आंकड़े हैं, उसको भी हम इसमें कलेक्ट करेंगे, वो हम अपने अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलिए, तब तक आप इसको बहुत अच्छे से याद कीजिए। इसमें जितने भी चीज़ आपने देखा सभी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर चीज़ें रखने वाली हैं। तो इसको पढ़ने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसको रखिएगा नहीं, इसको आप रिवीजन बेसिस पे पढ़िएगा। मतलब आज पढ़े, फिर 2-3 बार फिर एक रीडिंग मारिए, फिर वीकली बेसिस पे इसको रिवीजन मारिए, फिर आप इसको पाक्षिक या आप मंथली बेसिस पे इसको रिवीजन करते रहिए, तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, ठीक है, यहाँ पे लेक्चर समाप्त करते हैं, ठीक। आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक कीजिए, और हमारे ऐप को प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। आपको आगे आने वाले क्लासेस और कोर्सेज वहाँ पे आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। धन्यवाद।